हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम से रिलेटेड, यानी कि हम माइक्रो से अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। अब नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हमें नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मूल अवधारणाएं होती है, वो समझना जरूरी है। क्या होते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट, वो समझने से पहले एक चीज की नेशनल इनकम होती क्या है। तो नॉर्मली किसी भी देश की आय जो है वो उस देश की नेशनल इनकम कहलाती है। ये आय कैसे निकलती है, ये इनकम कैसे निकलती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नेशनल इनकम आया कहां से, यानी इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें देखना जरूरी है, ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है ना। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि नेशनल इनकम जो है वो एक तरीके से फ्लो वेरिएबल होता है, यानी प्रवाह चर होता है। अब ये प्रवाह क्या होता है, देखिए जब भी आर्थिक चरों का हम अध्ययन करते हैं, आर्थिक चर हो गए जैसे कि बचत हो गई, जैसे कि सेविंग हो गई, है ना, उसके साथ में जो इन्वेस्टमेंट विनियोग हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब आर्थिक चर कहलाते हैं। आर्थिक चरों का अध्ययन जब हम समय तत्व को ध्यान में रखकर करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रवाह और एक होता है स्टॉक। ठीक है ना। जब हम समय के एक निश्चित बिंदु पर, या देखिए आप मैंने लिख रखा है जैसे राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक प्रवाह चर होती है। ठीक है ना। क्यों होती है ये भी आप समझ जाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। देखिए प्रवाह क्या होता है, सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है, स्टॉक क्या होता है ये समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रवाह हम समझ लेते हैं। जब भी हम किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन एक समय की अवधि में करते हैं, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर, कि भाई आज से लेके 10 दिन बाद तक, तो वो कहलाता है प्रवाह। ठीक है ना। और हम एक निश्चित समय के बिंदु पर जिसको आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं, जैसे आज, वो कहलाता है स्टॉक। ठीक है ना। यही मैंने लिख रखा है, जैसे आर्थिक चर का अध्ययन समय की एक अवधि, समय अवधि में किया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रवाह। और समय के एक निश्चित समय, ये देखिए यहां निश्चित समय पर किया गया, वो कहलाता है स्टॉक। शेपिरो महोदय जो थे उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एक निर्दिष्ट काल में मापी गई मात्रा, निर्दिष्ट काल यानी एक काल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है ना, समय काल। ठीक है ना। तो उसमें मापी गई मात्रा वो कहलाती है प्रवाह। और एक निर्दिष्ट बिंदु पर, बिंदु होता है एक तरीके से समय की एक टाइम। ठीक है ना। तो वो बिंदु कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, स्टॉक। ठीक है ना। अब इसको अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज टाइम पीरियड, आज 12 जुलाई जैसे है, 12 जुलाई को मेरे बैंक के अकाउंट में मान लो 10,000 रुपीज है। ठीक है ना, 10,000 रुपीज है। ठीक है। आज 12 जुलाई को क्या हो गया, 12 जुलाई यानी एक निश्चित समय बिंदु हो गया। और आज कितने हैं, 10,000 रुपीज, यानी वो जो 10,000 रुपीज मेरी जो भी सेविंग बैंक के अकाउंट के अंदर है वो क्या कहलाएगी, मेरी स्टॉक, क्योंकि समय का एक बिंदु हो गया। ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं कि आज से 10 दिन पहले 15,000 रुपए थे। आज से 10 दिन पहले कितने थे, 15,000। आज कितने हैं, 10,000। तो 10 दिन, ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या फर्क आया, 5,000 का, 5,000 का जो फर्क आया, जो डिफरेंस आया, वो 5,000 क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लो। टाइम पीरियड हो गया 10 डेज का, तो वो कहलाएगा फ्लो। समझ में आएंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है ना। जैसे एक और अच्छा उदाहरण देता हूं आपको, किसी भी टैंक या किसी भी टंकी के अंदर रखा हुआ पानी, वो कहलाता है हमारा स्टॉक, जिसको हम स्कंद भी बोलते हैं या भंडारण भी बोलते हैं। ठीक है ना। और उसमें से जब हम, अगर उसके बाद टूंटी लग रही है, उस टूंटी को हमने ऑन कर दिया और पानी का बहाव, पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी उस टंकी में से कम होता जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रवाह यानी फ्लो। समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ऐसा कहीं नहीं समझ में आएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। ये होता है प्रवाह और स्टॉक। और राष्ट्रीय आय, क्योंकि हमारे देश की जैसे राष्ट्रीय आय है वो एक टाइम पीरियड के अंदर मापी जाती है। जैसे वो टाइम पीरियड होता है 1 साल का, 1 वर्ष का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये टाइम पीरियड हो गया, तो राष्ट्रीय आय क्या हो गई, प्रवाह हो गई। ठीक है ना। आपको इसके उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रीय आय जैसे प्रवाह है, इसके साथ में मुद्रा की पूर्ति, अगर मुद्रा की पूर्ति की हम बात करें तो ये जो है ये स्टॉक है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति यानी मेरी जेब में कितना पैसा है, पैसा है यानी स्टॉक, उसको मैं खर्च करूंगा, वो फिर बाद में प्रवाह बन जाएगा। ठीक है ना। यानी मुद्रा की पूर्ति तो स्टॉक होगी, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में अगर परिवर्तन हो गया तो वो प्रवाह हो गया। राष्ट्रीय आय प्रवाह हो गया। राष्ट्रीय बचत भी प्रवाह होती है, अगर बचत में से आप खर्च करते हो तो। राष्ट्रीय व्यय जो होता है वो भी प्रवाह होता है, व्यय करते हैं हम। समझ गए आप इस चीज को, ये होता है प्रवाह और स्टॉक।
ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे चीज पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में आपके पूछी जाती है, ठीक है ना। वो है आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है, ये अगर आप एक बंद अर्थव्यवस्था, सर्कुलर फ्लो जो होता है वहां पे आपको बंद अर्थव्यवस्था में ही आपको समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वही दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सर्कुलर फ्लो होता क्या है ये आप समझ लीजिए। परिवार है ना, यहाँ दो चीजें लिख रखी है मैंने, एक तो लिख रखा है परिवार और एक लिख रखा है मैंने व्यावसायिक क्षेत्र। ये देखिए आप, व्यावसायिक क्षेत्र और एक क्या है, परिवार। अब ये जो व्यावसायिक क्षेत्र और ये जो परिवार है, इनके बीच में क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं जानते हैं आप, कृषि हो गई, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। तो ये जब क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं से इनके मध्य में जो आमदनी आती है वो एक तरीके से कभी व्यावसायिक क्षेत्र के पास आती है, कभी पारिवारिक क्षेत्र के पास आती है, तो घूमती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है ना। देखिए आप, परिवार और व्यावसायिक क्षेत्र के मध्य आर्थिक क्रिया द्वारा प्राप्त आमदनी जो है वो घूमती रहती है, उसी को बोलते हैं हम आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है ना। अब ये चक्रीय प्रवाह, अब इसका मॉडल होता है, वो मॉडल कैसे हम बनाएंगे, देखिए आपने देखा होगा स्कूल में भी आपसे, और बहुत सी बार आपने देखा होगा कुछ मॉडल बनवाए जाते हैं, उस मॉडल से आप उस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं। यहां पर इस मॉडल से भी आप आय के चक्रीय प्रवाह को अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ मान्यताएं, कुछ एज्यूम्सन जो है वो आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज्यूम्सन इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि पहली चीज तो ये, हम दो क्षेत्र पे अध्ययन करेंगे। कितने क्षेत्र, दो क्षेत्र लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आय का चक्रीय प्रवाह 3 क्षेत्रों का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है। 2 क्षेत्र लेंगे और ये 2 क्षेत्र आपको मिलेंगे बंद अर्थव्यवस्था में। कहां मिलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। अगर आप खुली अर्थव्यवस्था लेते हो तो वहां पे आय के चक्रीय प्रवाह के 5 क्षेत्र हो जाते हैं, है ना। एक तो होता है परिवार, दूसरा होता है व्यावसायिक क्षेत्र, तीसरा हो जाता है सरकार, चौथा हो जाता है पूंजी बाजार, ठीक है ना, और पांचवा एक और जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। यानी 5 क्षेत्र हो जाते हैं, शेष विश्व जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। ये 5 क्षेत्र हो जाते हैं, लेकिन हमें बंद अर्थव्यवस्था में देखना, यानी 2 क्षेत्र, वो 2 क्षेत्र होंगे हमारे, एक तो परिवार और एक व्यावसायिक क्षेत्र। एक तो परिवार और एक क्या होगा, व्यावसायिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, जिसको आप फर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फर्म, फर्में, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी परिवार जितना भी उपभोग करता है, वो उपभोग सब व्यावसायिक फर्मों पर ही करता है, उन्हीं से वस्तु और सेवा खरीदता है। जो व्यावसायिक फर्में होती है वो अपना सारा उत्पादन जो है वो बेच देती है, कुछ भी बचाती नहीं है। तो ये कुछ चीज आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम इस पे चलते हैं। अब चलते हैं हम मॉडल कैसे समझेंगे। देखिए क्या होता क्या है, परिवार और व्यावसायिक क्षेत्र, इनके बीच मॉडल कैसे समझना है आपको, मैं आपको बताता हूं, या नीचे लिखता हूं थोड़ा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका परिवार और ये हो गई आपकी फर्में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र। अब देखिए परिवार, फर्म, है ना। परिवार क्षेत्र क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं वो किसके पास होते हैं, परिवार के पास होते हैं। जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध, ये सब कौन करता है, ये परिवार में से ही बनते जाते हैं, ठीक है ना। उनका प्रयोग क्या होता है, फर्मों पे के पास होता है। तो सीधी सी बात है, परिवार से जो है वो साधन फर्म की तरफ जाते हैं, जिसमें आप श्रम ले सकते हो, जिसमें आप पूंजी ले सकते हो, प्रबंध ले सकते हो, साहस ले सकते हो, सब साधन, ठीक है ना। ये साधन जब फर्म के पास जाते हैं तो फ्री में काम करते हैं, नहीं करते। फर्म से जो है वो इनको क्या मिलता है, परिश्रम मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, ठीक है ना, प्रबंध को वेतन मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये मजदूरी, ब्याज, वेतन यानी जो पारिश्रमिक परिवार को मिलता है, परिवार क्या करता है, इसको अपने पास बचा के थोड़ी रखेगा, क्योंकि उसको कंज्यूम तो करना पड़ेगा, उपभोग तो करना पड़ेगा, कुछ खाना पीना तो पड़ेगा। तो परिवार जो है वो उपभोग करता है किस पर, फर्म पर, है ना। उपभोग व्यय भी आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जो वस्तु और सेवा है, वस्तु व सेवा के लिए व्यय करता है, ठीक है ना, सेवा पर व्यय, या फिर आप इसको डायरेक्ट उपभोग व्यय भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये व्यय करेगा यहां पर, तो इसके बदले में फर्म इसको क्या देगी, फर्म इसको देगी वस्तु और सेवा, ठीक है। ये मॉडल जो है, फिर वस्तु और सेवा इसको परिवार से मिलेगी और यहां से इसको इनका उपभोग व्यय मिलेगा। अब देखिए आप समझने की कोशिश अब करना। देखिए सबसे पहले श्रम, पूंजी, प्रबंध यानी साधन जो है फर्म की तरफ आए,
फर्म ने इनको क्या दिया, पारिश्रमिक दिया, ठीक है ना। वो पारिश्रमिक वापस फर्म की तरफ आया, उन पे उपभोग किया इसलिए, और फिर फर्म ने और उत्पादन किया और वस्तु और सेवा इधर गई। क्या समझ में आ रहा है? समझ में यह आ रहा है कि परिवार से जो वस्तु सेवा पे जो व्यय गया फर्म के पास, वो फर्म की आय बन गई, और फर्म से जो मजदूरी, ब्याज और वेतन गया परिवार के पास, वो परिवार की आय बन गई, है ना। और ये आय का जो प्रवाह है ये साल भर चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, आय का चक्रीय प्रवाह, है ना। इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो, और एक होता है मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखिए, जो इधर से जो साधन गए, श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध, और इधर से जो वस्तु और सेवा गई, वो तो कहलाती है वास्तविक प्रवाह, ठीक है ना। ये श्रम और इधर से वस्तु और सेवा, ये तो कहलाता है वास्तविक प्रवाह। और इधर से जो पारिश्रमिक मिला, मजदूरी, ब्याज और वेतन, वो मुद्रा के रूप में मिलेगा, और इधर से जो उपभोग व्यय हुआ वो भी मुद्रा के रूप में होगा, वो कहलाएगा मौद्रिक प्रवाह, ठीक है ना। तो ये होता है आय का चक्रीय प्रवाह। ये हमें केवल दो क्षेत्र में ही समझना है, क्योंकि हमें बंद अर्थव्यवस्था मान के चलना है, ठीक है ना।